भाई लोग, बेन 10 एक ऐसी सीरीज है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यह ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसकी स्टोरी लाइन से लेकर इसका एनिमेशन तक काफी ज्यादा अच्छा है। और हाँ, इसके एनिमेशन के लिए मैं ओमनीवर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर स्टोरी वाइज ओमनीवर्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। पता है, कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि पूरे कार्टून और पूरे एनिमेशन को मिला भी दो, तब भी बेन 10 जैसी स्टोरी लाइन किसी भी सीरीज की नहीं है। अब इसके लिए मुझे काफी ज्यादा गालियां मिल सकती है, पर थोड़ा सोचो यार कि क्या नहीं है इस सीरीज में। मैजिक, एलियन, प्लेनेट, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, एक ही इंसान के मल्टीपल वेरिएंट। बेन 10 एक ही ऐसी सीरीज है जो मार्वल और डीसी को बराबर की टक्कर दे सकती है, और यहाँ तक कई मौकों पर उन्हें सरपास भी कर सकती है अगर इस सीरीज के पोटेंशियल को ठीक से यूज किया जाए तो। पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि बेन 10 एक एनिमे ना होकर एक अमेरिकन कार्टून सीरीज है। एक कार्टून सीरीज होने के कारण इसे 8 से 12 साल के बच्चों के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर इसकी स्टोरी लाइन का ट्रू पोटेंशियल बाहर लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक पीजी रेटेड शो है, तो इसमें खून खराबा और बाकी चीजें नहीं दिखाई जा सकती। पर जरा सोचो, अगर बेन 10 PG-13 या उससे भी बेस्ट R रेटेड होता किसी एनिमे की तरह, तो क्या होता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इफ बेन 10 वाज एन एनीमे। सो सेट योर हार्ट अब्लेज। तो सबसे पहले, अगर बेन 10 एक एनीमे होता तो इसका एनिमेशन और भी ज्यादा अच्छा होता। हाँ, माना कि बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा है, पर अगर आप इसे एक एनीमे से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा फीका ही पड़ जाता है। वहीं पर बेन 10 पॉपुलर तो है, लेकिन इसकी PG रेटेड होने के कारण इसकी मेन ऑडियंस 8 से 12 साल के बच्चे है। इसीलिए टीन्स के बीच ये अपनी पॉपुलैरिटी को खोता जा रहा है। भले ही इसकी स्टोरी लाइन कितनी भी अच्छी हो और कितनी भी यूनिक हो, लेकिन आप इसे 8 से 25 वाले ग्रुप में रिकमेंड नहीं कर सकते। पर अगर बेन 10 PG-13 या R रेटेड होता तो आप इसे किसी भी ग्रुप में रिकमेंड कर सकते थे, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती। अगर बेन 10 एक एनीमे होता तो बाकी किसी भी एनीमे की तरह सबसे पहले इसकी एक मांग आती और उसके बाद उसका एनीमे एडेप्टेशन होता, जहां पर इसके एडेप्टेशन में एनीमे पर और स्टोरी लाइन पर काफी ज्यादा डिटेलिंग ऐड की जाती। अच्छा, सोचकर देखो कि बेन जब भी किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो इस एलियन के पावर का हमें सही से यूज नहीं दिखाया जाता, या फिर यूं कह ले कि उस एलियन के पावर्स का हमें ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाया जाता। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो जब भी बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और वो अपनी फायर पावर का यूज कर रहा होता है, या तो अपोनेंट पीछे धकेला जाता है या तो उसके ऊपर फायर का कोई भी असर नहीं होता। यही केस डायमंड हेड के साथ भी है। अगर वो अपने क्रिस्टल शूट करता है तो अपोनेंट का एक बूंद भी खून नहीं निकलता, जबकि उन क्रिस्टल को उन्हें चीर फाड़ कर आगे निकलना चाहिए। पर एनीमे एडेप्टेशन में ऐसा नहीं होता। जब भी हीट ब्लास्ट अपनी पावर का यूज कर रहा होता तो सामने वाला अपोनेंट पूरी तरीके से जल जाता। जब भी डायमंड हेड अपने क्रिस्टल शूट कर रहा होता तो वो क्रिस्टल सामने वाले अपोनेंट को चीर फाड़ के आगे निकल जाते, जो देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल, कूल और ऑसम लगता। इसे सोचकर ही मुझे अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। बेन 10 में काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जिनकी बैक स्टोरी दिखाई जा सकती थी, जैसे कि हमें एनीमे में दिखाई जाती है। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो नारुतो में हमें नारुतो के अलावा भी इताची, काकाशी, मादारा, ओबिटो और बाकी कई सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई गई है। इनकी बैक स्टोरी के कारण हमें इनके इंटेंशंस पता चलते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी फील होता है। बेन 10 सीरीज में भी केविन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स और कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बैक स्टोरी अगर हमें दिखाई जाती तो हम उनके साथ भी काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाते। एक और बात, हम इन एनिमे कैरेक्टर्स के साथ इतना अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, जिनसे हम इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उसका एक और रीजन भी है कि हमें वहां पर उन कैरेक्टर्स के सैक्रिफाइस दिखाए जाते हैं। अब बेन ने भी काफी सारे सैक्रिफाइस किए, पर जरा सोचो, जहां पर हमें इताची के सैक्रिफाइस नीड किया, जैसे हमें रेनगोकू के सैक्रिफाइस नीड किया, जहां पर उनके साथ साथ हमारे भी आंखों से आंसू आ गए थे, उनके कंपेरिजन में बेन 10 के सैक्रिफाइस इतने ज्यादा हमें हिट नहीं करते, वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। पर वहीं पे अगर बेन 10 एक एनीमे होता तो शायद हमें ग्रैंडपा मैक्स या ग्वेन की भी डेप्थ दिखाई जा सकती थी, जो बेन के कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करता। इस सीरीज में विलगैक्स और एग्रीगोर जैसे काफी आइकॉनिक विलन्स हैं, पर क्योंकि ये एक कार्टून सीरीज है तो हमें थ्रिलिंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली चीज फील नहीं होती। कई जगह पर ये सीरीज थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, पर हमें पता होता है कि एंड में सब बेन ठीक कर देगा और कोई भी मरने नहीं वाला। एनिमे सीरीज में ये भी एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा मजा देती है कि कब कहा कौन सा ट्विस्ट आ जाए हमें पता नहीं होता, कब कहा कौन सा कैरेक्टर मर जाए ये भी हमें पता नहीं होता। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो अटैक ऑन टाइटन सीरीज में जब साशा की डेथ होती है तो किसी को भी नहीं लग रहा होता कि उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जब वो मरती है तो वो चीज काफी ज्यादा शॉक देती है, काफी ज्यादा हिट करती है। अगर बेन 10 एक एनीमे होता तो ये चीज भी काफी ज्यादा चेंज हो जाती। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो मेरे हिसाब से मार्वल और डीसीओ को भी टक्कर दे सकती थी वो थी इसकी स्टोरी। इसकी स्टोरी में टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, यूनिवर्स जैसे काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट है जो ये सीरीज हमें उतने अच्छे तरीके से समझा नहीं पाती, क्योंकि इसकी टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे है। तो इसके लिए इसके क्रिएटर्स ने स्टोरी को काफी ज्यादा सिंपल रखा है, जिसके कारण इस स्टोरी का ट्रू पोटेंशियल बाहर निकल कर नहीं आता। एनीमे में स्टोरी पर काफी हेवीली फोकस किया जाता है, जिसके कारण कई बार वो एनीमे सीरीज काफी ज्यादा लेंदी लगने लगती है, पर उसकी स्टोरी के लिए वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिसके कारण एंड रिजल्ट 10 से 100 तक पहुंच जाता है। बेन 10 जैसी सीरीज का ट्रू पोटेंशियल बाहर लाने के लिए इसका R रेटेड होना और स्टोरी को बिल्ड करने के लिए टाइम लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।